हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ आपका वार्म वेलकम करता हूं। और आज हम आपके सामने अपने करंट अफेयर्स के सेगमेंट के साथ, जिसका रिलेशन 5 जुलाई से 11 जुलाई तक है। तो 5 जुलाई से 11 जुलाई तक होने वाले नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इवेंट हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए यूज़फुल है, उन सबका कंपाइलेशन किया गया है। और आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको आगे से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको पीडीएफ फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देंगे। तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, चर्चा करते हैं कि इस 5 जुलाई से 11 जुलाई के दौरान एग्जाम के लिए क्या क्या उपयोगी इवेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए। जो फर्स्ट हमारा है वह है नमामि गंगे। गंगा हमारी नेशनल रिवर है, भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। गंगा का अपना महात्म्य है। गंगा के किनारे भारत की सबसे ज़्यादा आबादी का परसेंटेज रहता है। तो गंगा वाइटल वाटर है गंगा का, और अब धीरे धीरे ये पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो गंगा को फिर से शुद्ध करने के लिए ढेर सारी योजनाएं चली। उन्हीं में से एक है नमामि गंगे। ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ये गंगा का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है। ये एकीकृत योजना है, इसमें कई योजनाएं शामिल की गई हैं। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और यूनियन गवर्नमेंट ने इसे 2014 से स्टार्ट किया है। इसका 2 उद्देश्य है। एक, गंगा को इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन से बचाना, प्रभावी तरीके से गंगा को पोल्यूशन से, प्रदूषण से बचाना। और इतना ही नहीं, उसे संरक्षित करना और उसे पुनर्जीवित करना, संरक्षित भी करना, पुनर्जीवित भी करना, ताकि गंगा साफ रहे और इसके किनारे जितनी भी आबादी भारत की है वह स्वस्थ और संपन्न रहे। इसके लिए नमामि गंगे। इसमें हाइलाइट्स क्या है? जो मेन पिलर है नमामि गंगे का, जो हाइलाइट्स पॉइंट है, हाइलाइटेड पॉइंट्स है, वो ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं पानी का एक कैरेक्टर होता है कि वो ढाल की तरफ जाता है, और नदियां जो होती हैं वो एक तरीके से नसों की तरह काम करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स है, उसी तरह से पृथ्वी पर नदियां काम करती हैं, रिवर्स, वो सफाई का काम करती हैं। लेकिन जो शहरों के सीवेज हैं वो नदियों में जाके मिलते हैं। अपने ओरिजिन से ही आजकल टूरिज्म फैल गया है। आप अगर देखें गंगोत्री, गोमुख, गंगा के किनारे जितने भी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, उन सब के किनारे टूरिज्म हुआ है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, ताकि गंगा में सीवेज का पानी ना गिरे, इसलिए जगह जगह मेजर सिटीज में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे गोमती रिवर फ्रंट है, यमुना रिवर फ्रंट है, इस तरह से गंगा के लिए भी रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। रिवर सरफेस क्लीनिंग, आप देख रहे हैं ढेर सारी गाद जमा हो जाती है नदी के तल में, सिल्टिंग हो जाती है। उस सिल्ट को साफ किया जाएगा ताकि गंगा का फ्लो रुके नहीं और बाढ़ से बचाव हो। तो रिवर सरफेस क्लीनिंग की जाएगी। बायोडाइवर्सिटी, गंगा में बायोडाइवर्सिटी है, जैसे गंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा में स्पेशल प्रकार के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। तो गंगा की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। हिल्सा मछली है तो गंगेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाएगा। गंगा के किनारे वृक्ष लगाए जाएंगे, वृक्षों का कटाव रोका जाएगा नमामि गंगे के अंतर्गत। और साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। धार्मिक कारणों से लोग जो घर में पूजा के बाद जो भी कूड़ा करकट कचरा डिब्रीज बच जाते हैं उनको गंगा में डाल देते हैं या नदियों में डाल देते हैं। ये अवेयरनेस फैलानी होगी कि इन सबसे गंगा पोल्यूटेड होती हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, जो नमामि गंगे का एक पार्ट है। उसके बाद ये जो इंडस्ट्रीज है उनका कचरा इसमें ना जा और कितना जा रहा है इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। और गंगा के किनारे जो गांव हैं उनको भी गंगा के इंपॉर्टेंस को बताया जाना चाहिए। तो ये नमामि गंगे में फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें ये मेजर पॉइंट्स हैं। देन आफ्टर, असीम पोर्टल एक इंपॉर्टेंट पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बहुत महत्वपूर्ण पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। असीम का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। फिर से मैं बता दूं, असीम का मतलब है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आप नाम से ही समझ में गए होंगे कि ये एम्प्लॉयर मैपिंग है, ताकि जो स्किल्ड लोग हों, जो माइग्रेटेड लोग हैं, जो कोविड-19 के शिकार लोग हो गए हैं, उनको आसानी से अपनी आजीविका के लिए, कैरियर के लिए इंफॉर्मेशन मिल सके। तो असीम पोर्टल देख लीजिए, इसे शुरुआत कौन कर रहा है?
इसे मैनेज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये लॉन्च किया है इसने। और ये अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबल लिवलीहुड के लिए, सतत जीविका के लिए लोगों को एक क्या करेगा? एक अवसर प्रदान करेगा, एक जानकारी प्रदान करेगा। और इसमें 3 IT बेस्ड इंटरफेस हैं। पहला एम्प्लॉयर का पोर्टल होगा, फिर डैशबोर्ड होगा और कैंडिडेट का एप्लीकेशन होगा। तो असीम हमारे स्किल्ड युवाओं के लिए आगे एक रे ऑफ होप है, आशा की किरण की रूप में है। इसमें जो लोग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स रखते हैं, स्किल्ड ह्यूमन फोर्स रखते हैं वो भी, और जो माइग्रेंट है, दोनों को शामिल किया गया है। और देखिए इसे मैनेज कौन करेगा? असीम पोर्टल को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसे क्या करेगा? मैनेज करेगा। और NSDC सेटअप हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के रूप में, लोक निजी भागीदारी के रूप में वित्त मंत्रालय के अधीन NSDC एस्टैब्लिश्ड है। तो ये स्किल इंडिया पोर्टल है और NSDC से मैनेज कर रहा है। फिर फर्दर हम चलते हैं गोल्डन बर्ड विंग की तरफ। याद रखिएगा, तितली की प्रजाति है। इसे हिमालयन बटरफ्लाई भी कहते हैं, इसे हिमालयन बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। और ये साउथ इंडिया में अब स्थानिक हो गई है, एंडेमिक टू साउथ इंडिया। ये साउथ बड़ी है और साउथ इंडिया में स्थानिक हो गई है। और देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो नेचर को, जो प्रकृति को कंजर्व करने के लिए बनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो IUCN की लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आती है। और ये देखिए इंडिकेटर स्पीसीज भी है, ये एक संकेतक प्रजाति भी है। और इसका काम क्या है बटरफ्लाई का? ये पॉलिनेशन में मदद करती है। ये एक पॉलिनेटर है, जैसे फूल होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनको परागण की जरूरत होती है, तो ये परागण करता है, ये परागण में मदद करती है। फिर फर्दर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्प्यूट के बीच में आई है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये भूटान में है। आप यहाँ देखें, भूटान में सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान में है। और अभी हाल में चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इसको लेकर चाइना ने डिस्प्यूट क्रिएट किया है भूटान के साथ। तो ये आप यहाँ देखिए कि ये अरुणाचल प्रदेश से लगता हुआ है ये, और चाइना इस पे कह रहा है कि ये हमारा पार्ट है। तो ये एक अनवांटेड डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी हुई है कि ये कहाँ है, कैसे है, कब ये डिस्प्यूट हुआ। तो ये भूटान में है और ये देखिए प्रोटेक्टेड एरिया है। और ये भूटान और चाइना के बीच कोई ऑफिशियल दूत का संपर्क नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, फिर भी इसको लेके बात हो चुकी है। तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो डिस्प्यूट में है, उससे रिलेटेड मैटर यहाँ इंफॉर्मेशन में दिए हुए हैं। और साथ ही साथ आप ये जानिएगा कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ चीन ने भूटान के साथ भी ये डिस्प्यूट पैदा किया, क्योंकि भूटान भारत का एक मित्र देश है। देन आफ्टर हम आते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक बहुत बड़ी पहल है। कृषि अवसंरचना विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष फंड बनाया गया है। आप देख रहे हैं इंडिया एग्रेरियन सोसाइटी है, मानसून बेस्ड है, नदियां ढेर सारी हैं और प्लेन है, इसीलिए एग्रीकल्चर का विकास, ये एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी के लिए हमें फूड ग्रेन्स की व्यवस्था करनी है और साथ साथ हमें एक्सपोर्ट भी करना है। तो किसानों की मदद के लिए और एग्रीकल्चर फील्ड के सुधार के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मीडियम, मध्यम और दीर्घ अवधि की लोन फैसिलिटी उपलब्ध कराना। ठीक, जो कृषि संबंधी इंडस्ट्री हैं उनको पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के रूप में मध्यम और दीर्घ अवधि की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि उनके पास कृषि से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। देखिए इसे मैनेज और मॉनिटर कौन करेगा? ये देखिए, ये मैनेज होगा, मॉनिटर होगा, ऑनलाइन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS एक IT के ज़माने में सूचना के लिए एक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सूचना केंद्र है जिससे लोग अपने मतलब की सूचनाएं निकाल सकें और प्रबंधन कर सकें, उसको हम कहते हैं MIS टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब ये IT से जुड़ा हुआ है और ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखेगा। अब
जो भी इसके लिए क्वालिफाइड एंटिटीज होंगे, निकाय होंगे, उनको ये लोन फंड अप्लाई करने के लिए करेगा और साथ साथ ये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलेगा, इसमें क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगा। और देखिए, यह क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत उन्हें 2 करोड़ तक के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगा। अब ये ड्यूरेशन जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020 से लेके 2029 10 साल तक के लिए उपलब्ध है और इसमें ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये प्रोवाइड करेगा। डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज 1 लाख करोड़ जो है प्रोवाइड करेंगे बैंक, और ये इस तरीके से फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप में बांटा जाएगा। तो ये उसके हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो फंड के हैं। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं रीवा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, आजकल चर्चा में है, रीवा मध्य प्रदेश में है। तो रीवा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है और आप देख रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, कोई भी सौर ऊर्जा की परियोजना वो ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आती है। तो ये ग्रीन एनर्जी है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और देखिए, और ये फर्स्ट भी है जो ग्रिड पैरिटी बेसिस पर काम करेगी। ग्रिड पैरिटी बेसिस क्या है? बिजली के वितरण के लिए ग्रिड बनाया गया है, ग्रिड सिस्टम बनाया गया है। और ग्रिड पैरिटी सिस्टम का मतलब होता है कि इतनी कॉस्ट इफेक्टिव बिजली पैदा करना कि वो या तो जो ग्रिड बिजली पैदा कर रहे हैं उनके कॉस्ट के बराबर हो या उनसे नीचे हो। ग्रिड पैरिटी अकर्स कब होती है? जब अल्टरनेटिव वैकल्पिक ऊर्जा पैदा की जाती है, वैकल्पिक स्रोत से ऊर्जा पैदा की जाती है और जो उनकी कॉस्ट होती है वो लेस देन और इक्वल टू प्राइस ऑफ पावर देन इलेक्ट्रिकल ग्रिड से होती है। तो इसको कहते हैं ग्रिड पैरिटी। तो ये एशिया की लार्जेस्ट सोलर पावर है और फर्स्ट ग्रिड पैरिटी पैटर्न पर इसे रखा गया है। देखिए, ये फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। नवीनीकृत ऊर्जा होती है, सोलर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? नवीनीकृत। तो ये पहली नवीनीकृत जो ऊर्जा प्रोजेक्ट है जिसमें ये आप देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसको डायरेक्ट दिल्ली मेट्रो को इस 24% एनर्जी का हिस्सा दिया जाएगा जो ये प्रोड्यूस करेगी, और जो 76% है वो एमपी डिस्कॉम को दिया जाएगा ताकि वो इसे वितरित करे। तो ये पहली ऐसी परियोजना है। और साथ साथ इसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से भी, इसे फंडिंग कहां से की जाएगी? क्लीन, क्योंकि ग्रीन एनर्जी है इसलिए क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा ये पैसा उपलब्ध करा जाएगा। और देखिए, ये वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड परियोजना है। देन आफ्टर हम बात करते हैं ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। रियल एस्टेट का कारोबार पूरे विश्व में बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन में रियल एस्टेट का कारोबार है। और रियल एस्टेट में ढेर सारे पैसे लगे होते हैं, बहुत सारे पैसे लगे होते हैं और फ्रॉड की आशंका भी बहुत होती है। भारत में देखिए, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव या जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ रियल एस्टेट में किसी न किसी तरीके से फ्रॉड की बात हुई तो सरकार रेरा लेके आई। तो ये ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी हो चुका है और ये जारी करता है जॉन्स लैंग एंड लासेल्स, और ये इंडेक्स जो है वो 2 साल में एक बार जारी होता है। और इस इंडेक्स में जो टॉप रैंक्ड कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम है और उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। और भारत में इसकी रैंकिंग जो है वो, भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में ये है 34वीं रैंकिंग इंडिया की आई है। देन हम बात करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग की। कोविड-19 से तो पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है। इसी के दौरान ब्यूबोनिक प्लेग एक बार फिर से सर उठा लिया। देखिए, प्लेग की बीमारी, सूरत का प्लेग आपको याद होगा, जो प्लेग की बीमारी है वो पिस्सू से और चूहे जो रोडेंट हैं, जो चूहे हैं, वो उस पे पलने वाले पिस्सू इस बीमारी को पैदा करते हैं। तो ये एक ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से पैदा होता है और इसका नाम क्या है? बैक्टीरिया एरिसीनिया। बैक्टीरिया एरिसीनिया से ये जो होता है, ये बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग होती है, जो चूहों पे या चूहों की प्रजाति पे जो पिस्सू पड़ने वाले हैं उनसे फैलता है। अब इसको ब्लैक डेथ के भी नाम से जाना जा सकता है, काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य काल में इसका कोई इलाज नहीं था।
प्लेग से, बिबोनिक प्लेग से करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाते थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, ब्लैक डेथ। अब देखिए प्लेग 3 प्रकार की होती है, बिबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। बिबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसेमिक। और जब हम बात करते हैं प्लेग तो कंजेशन ऑफ लंग्स, लंग्स का कंजेशन होता है। और देखिए ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जीवन के लिए खतरा है, लेकिन इसका इलाज अब उपलब्ध है एंटीबॉडीज के द्वारा, और एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं इसके लिए अब ये उपलब्ध हैं। ये बहुत तेजी से संक्रमण के माध्यम से फैलता है, कॉन्टेजियस डिजीज है, इसलिए अवेयरनेस रखना है। और देखिए न्यूमोनिक प्लेग के से जो लोग न्यूमोनिक प्लेग से ग्रस्त हो जाते हैं उनको कोविड-19 की तरह आइसोलेशन में रखा जाता है। ये प्लेग से रिलेटेड सारी चीजें हैं, एक डाटा है प्लेग से रिलेटेड, एक इंफॉर्मेशन है, आप इसे देख लीजिएगा। बिबोनिक प्लेग क्या है, सेप्टिसेमिक प्लेग क्या है, न्यूमोनिक प्लेग क्या है। देन आफ्टर हम आते हैं काटसा। देखिए शीत युद्ध, कोल्ड वार के दिनों में अमेरिका और रूस एक दूसरे के शत्रु हुआ करते थे, लड़ते तो नहीं थे लेकिन आपस में दुश्मनी होती थी और लॉबिंग किया करते थे। वो बाद में रूस का विघटन हो गया, सोवियत रूस का विघटन हुआ, लेकिन फिर भी आज रूस एक महाशक्ति के रूप में है और अमेरिका स्वयं को एस्टैब्लिश्ड महाशक्ति, सुपर पावर मानता ही है। तो हम बात करें अमेरिका के साथ कोई ऐसे देश डील करें जिनको अमेरिका शत्रु मानता हो, तो उसके लिए अमेरिका ने एक नियम लाया है जिसको हम काटसा बोलते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से अमेरिका अपने प्रतिकूल, जो अमेरिका के हितों के प्रतिकूल देश होते हैं, उन पर वो सैंक्शन लगाता है, उन पर वो प्रतिबंध लगाता है। तो काटसा प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट है अमेरिका का, जो भी देश अमेरिका के हितों के प्रतिकूल काम करते हैं। देखिए एक फेडरल लॉ है अमेरिका का, और ये इसने ईरान, नॉर्थ कोरिया और रसिया पर सैंक्शन लगाया हुआ है। ईरान पर, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी, और अमेरिका और रसिया के इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते हैं, आप हमेशा अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो ये क्या है, एक सैंक्शनिंग एक्ट है जो अमेरिका लगाता है अपने हितों को प्रतिकूल पाने वाले देशों के ऊपर। देखिए सैंक्शन लगता है जो लोग इंगेज होते हैं अमेरिका के इंटरेस्ट को। तो अभी आप देख रहे हैं भारत ने रूस के साथ डिफेंस डील की है, तो भारत के ऊपर अमेरिका इस एक्ट को अप्लाई करना चाहता है। देन हम आते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, चाइल्ड राइट्स। हम देखते हैं हमारे संविधान में भी, डीपीएसपी में भी बात है चाइल्ड राइट्स की, और उसके साथ फंडामेंटल राइट्स में भी चाइल्ड्स की बात है, और चाइल्ड्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की बात कही गई है। आर्टिकल 24 उससे रिलेटेड है कि 24 साल से नीचे के बच्चे को हजार्डस पोजीशन में, जहां उनके स्वास्थ्य को खतरा है, वहां आप एम्प्लॉय विथ नहीं करेंगे। 21 ए में है उनके कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो हमारा संविधान बाल अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। उन्हीं बाल अधिकारों को संरक्षण के लिए एक आयोग बना है, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। ये मार्च 2007 में सेटअप हुआ था। और देखिए इसके लिए क्या था, हम बात कर रहे हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट पास हुआ, आपके हमारे संसद ने पास किया 2005 में। और ये एक विधिक, चूंकि एक्ट से बना हुआ है इसलिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं, अगर कोई बॉडी बाई एक्ट बनती है तो उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी देखरेख करता है, और ये बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। आजकल ये चर्चा में है, तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स हम डिटेल इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर हम डिटेल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देंगे तो ये जो सेगमेंट है बहुत लंबा हो जाएगा। हम केवल आपको उन घटनाओं को बता रहे हैं कि आपको किन किन घटनाओं पर ध्यान देना है, उन घटनाओं को हम छाट के लेके आए हैं। तो रेस्ट यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आप इसके बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन इसका चेयरपर्सन है, कैसे इसके मेंबर चुने जाते हैं, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर हम इन सबको डिटेल लिखेंगे तो ये बहुत वाइड हो जाएगा। तो हम केवल इंडिकेट कर रहे हैं घटनाओं के बारे में कि आप इन चीज़ों के बारे में जानिए, और आप ITAs में हैं, बाय ए सिंगल क्लिक सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाती है।
फिर ये देखिए अंडर दी UNPCR, ये देखिए चाइल्ड की जो डिफिनीशन है वो क्या है, 0 to 18 ईयर्स, 0 से 18 साल के, 0 से 18 साल तक के जो लोग हैं उनको हम चाइल्ड की परिभाषा में रखते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, साथ साथ उसको रिव्यू करना, उसके आंकड़े तैयार करना, डाटा मैनेजमेंट करना, और जहां चाइल्ड राइट वायलेशन हो रहा है उसकी जांच करना, ये इस आयोग का काम है। देन फर्दर हम आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब से ये कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और ये डिस्ट्रक्शन अपना फैला रहा है और लोगों की लाइफ को थ्रेट पैदा कर रहा है, हर बार न्यूज में WHO आ रहा है। तो बहुत लंबे समय से ये लगातार चर्चा में है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूंगा कि आप WHO के बारे में जानकारी रखें कि WHO कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है। हम एक प्रिमा फेशिया एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो स्वास्थ्य को देखती है। फाउंड कब हुई थी, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और टोटल ये जो काम करती है वो किसी भी मेंबर देश के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के माध्यम से जुड़कर काम करती है। और साथ साथ इसमें 194 मेंबर्स हैं और इसके 6 रीजनल ऑफिसर्स हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल जानें क्योंकि WHO एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और बार बार ये चर्चा में है। फिर ग्लोबल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आय के आधार पर 2020 में आय के आधार पर ग्लोबल क्लासिफिकेशन, पूरे विश्व की इकोनॉमी को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से बांटा गया है। वर्ल्ड बैंक ने पूरे ग्लोब की इकोनॉमी को फिर से क्लासिफाई किया है इनकम के आधार पर। तो वो जो क्लासिफिकेशन किया है ना, वो कितनी कैटेगरी में किया है, वो 4 ग्रुप्स में बांटा है। वह देखिए हाई, उच्च, अपर मिडिल, लोअर मिडिल और लो। तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में देशों को फिर से बांटा गया है कि कौन से देश किस कैटेगरी में आते हैं आय के आधार पर। तो ये वर्ल्ड बैंक समय समय पर अपने रिपोर्ट जारी करता रहता है। फिस्कल काउंसिल, राजस्व परिषद की स्थापना की बात की जा रही है। देखिए फाइनेंस कमीशन तो है ना, आपके पास वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भारत में भी फिस्कल काउंसिल की स्थापना होनी चाहिए, राजस्व परिषद बननी चाहिए। देखिए फिस्कल का मतलब क्या है, राजस्व। देखिए जो भी रिसिप्ट टैक्स हैं, टैक्स पॉलिसी हैं, आपके जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर पॉलिसी हैं, उन सबको हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। तो जो हम राजकोषीय की बात करते हैं तो राजकोष में फिस्कल पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है हमारा टैक्स पॉलिसी, लोन पॉलिसी और बोरोइंग पॉलिसी। तो भारत की सस्टेनेबल फाइनेंशियल कंडीशन को देखरेख करने के लिए, भारत की वित्तीय व्यवस्था पर ओवरव्यू करने के लिए और राजकोषीय नीति को ध्यान में रखते हुए एक परिषद बनाने की बात 14th फाइनेंस कमीशन ने की। वो क्या है, फिस्कल काउंसिल। ये देखिए अब ये जो काउंसिल बनेगी वो किस एक्ट में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन करके ये काउंसिल बनाने की बात कही है 14th फाइनेंस कमीशन में। और एक स्वायत्त निकाय होगी, फिस्कल काउंसिल क्या होगी, स्वायत्त निकाय होगी जो टैक्स, एक्सपेंडिचर, लोन और बोरोइंग पॉलिसी को रिव्यू करेगी। तो ये हो गया। और साथ साथ अब आपके सामने है क्विज 105 के आंसर। जो पिछला क्विज था उसके आंसर यहां आपके सामने हैं, तो अब आप देख लें। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हमने कहा कि इस करंट अफेयर्स का जो भी क्विज है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप कंसर्न करें, उस क्विज को सॉल्व करें। तो आप अवेयर रहें और एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड रहें और आप दिनचर्या का समय निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने एग्जाम पे फोकस रहें, यही हमारी आकांक्षा है। धन्यवाद।